एक राष्ट्र जो अपनी सुरक्षा के लिए घातक खतरों से लगातार जूझ रहा है, उसमें एक रक्षक का शिकारी बन जाने की खबर सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक परेशान करने वाला मामला है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोटाराम जाट का। उनकी हालिया गिरफ्तारी ने विश्वासघात की एक गहरी परेशान करने वाली कहानी का पर्दाफाश किया है। यह केवल फैसले की चूक नहीं थी, यह उस वर्दी और उस राष्ट्र के साथ एक सोचा समझा विश्वासघात था जिसकी रक्षा की उन्होंने शपथ ली थी। जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हमारे सुरक्षा तंत्र में विश्वास की नींव हिल जाती है और यह हमें भीतर की कमजोरियों के बारे में असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उनके कार्यों के परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं जो जासूसी की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की प्रमुख काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स ने एएसआई मोटाराम जाट को 26 मई 2025 को हिरासत में लिया। यह गिरफ्तारी जो दिल्ली में हुई एक सूक्ष्म और गुप्त ऑपरेशन का परिणाम थी। जाट, जो सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात थे, पर गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या यूएपीए की कठोर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। विशेष रूप से धारा 15, 16 और 18 लगाई गई है। ये आरोप उनके कथित अपराधों की गंभीरता को दर्शाते हैं जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। एनआईए की संलिप्तता इस बात का संकेत है कि भारत सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। चौंकाने वाले खुलासों और एनआईए द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद सीआरपीएफ द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। मोटाराम जाट को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह बर्खास्तगी भारत के संविधान और सीआरपीएफ नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले असाधारण मामलों में ऐसी तत्काल बर्खास्तगी की अनुमति देते हैं। हालांकि औपचारिक गिरफ्तारी 26 मई को हुई, रिपोर्टों से पता चलता है कि बर्खास्तगी का आदेश 21 मई 2025 का था, जिससे यह संकेत मिलता है कि बल ने उनकी नापाक गतिविधियों का पता चलने पर पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। सीआरपीएफ की इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य एक स्पष्ट संदेश देना है। देशद्रोह और अपने रैंकों के भीतर राष्ट्रीय अखंडता से किसी भी समझौते के प्रति शून्य सहिष्णुता है। यह बर्खास्तगी उन्हें उनके पद और उससे जुड़े सभी लाभों से वंचित करती है, जो प्रतिष्ठा से एक बड़ी गिरावट है। एएसआई जाट द्वारा बुना गया धोखे का जाल कोई हालिया घटनाक्रम नहीं था। जांच से पता चला है कि वह कथित तौर पर काफी समय से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी पहुंचा रहे थे। माना जाता है कि यह विश्वासघाती संलिप्तता लगभग 2 साल तक चली, जो 2023 में कभी शुरू हुई थी। इतनी लंबी अवधि तक क्लासिफाइड डेटा का निरंतर प्रवाह उनकी ओर से एक व्यवस्थित और जानबूझकर किए गए प्रयास की ओर इशारा करता है। जिन दुश्मन ऑपरेटिव्स के साथ उन्होंने संवाद किया, उन्होंने कथित तौर पर एक प्रमुख समाचार चैनल के लिए काम करने वाले पत्रकारों का रूप धारण किया था, जो खुफिया एजेंसियों द्वारा सूत्रों को विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम रणनीति है। यह दीर्घकालिक जासूसी एक महत्वपूर्ण खुफिया विफलता को उजागर करती है, जिसने उनकी गतिविधियों को इतने लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहने दिया। एएसआई मोटाराम जाट को फंसाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों द्वारा अपनाई गई मोडस ऑपरेंडी में धोखे और वित्तीय प्रलोभन का मिश्रण शामिल था। यह समझा जाता है कि इन हैंडलर्स ने जाट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क स्थापित किया, जो संवेदनशील संगठनों के भीतर कमजोर व्यक्तियों की तलाश करने वाली विदेशी एजेंसियों के लिए एक आम शिकारगाह है। एक क्लासिक जासूसी रणनीति में पाकिस्तानी अधिकारियों में से एक ने उनका विश्वास और भरोसा जीतने के लिए एक महिला का वेश भी धारण किया, जिससे संभावित व्यक्तिगत कमजोरियों का फायदा उठाया जा सके। समय के साथ एक सोर्स के इस सावधानीपूर्वक विकास ने उन्हें जानकारी के लिए एक विश्वसनीय चैनल स्थापित करने की अनुमति दी। जिस आसानी से यह प्रारंभिक संपर्क किया गया, वह सुरक्षा कर्मियों के बीच डिजिटल हाइजीन और जागरूकता के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। जाट द्वारा कथित तौर पर दी गई जानकारी मामूली नहीं थी। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं और वीवीआईपीज की गतिविधियों पर संवेदनशील अपडेट्स शामिल थे। महत्वपूर्ण रूप से उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की जम्मू कश्मीर यात्राओं के बारे में विवरण प्रदान करने का आरोप है। ऐसी जानकारी शत्रु एजेंसियों के लिए संभावित बाधाओं या हमलों की योजना बनाने के लिए अमूल्य है। वीवीआईपी आवागमन विवरणों से समझौता सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक गंभीर उल्लंघन है।
यह इंगित करता है कि जाट के पास ऐसी जानकारी तक पहुंच थी या वह ऐसी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे जिसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाना चाहिए था। इस तरह की महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी का निरंतर प्रावधान जाट की ओर से गहरे स्तर की घुसपैठ या अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह उपेक्षा का सुझाव देता है। वित्तीय लाभ एएसआई जाट के विश्वासघात के लिए एक प्राथमिक प्रेरक प्रतीत होता है। जांचकर्ताओं के अनुसार उनकी सेवाओं के लिए एक स्पष्ट भुगतान संरचना स्थापित की गई थी। उन्हें कथित तौर पर उनके द्वारा दी गई प्रत्येक नियमित जानकारी के लिए लगभग INR 3,500 मिलते थे। हालांकि विशेष या विशेष रूप से संवेदनशील मानी जाने वाली जानकारी के लिए भुगतान लगभग INR 12,000 तक बढ़ जाता था। ये टीयर्ड भुगतान प्रणाली एक पेशेवर यद्यपि अवैध व्यवस्था का सुझाव देती है। ये राशियां हालांकि बहुत अधिक नहीं थीं, फिर भी उनकी ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति निष्ठा से समझौता करने के लिए पर्याप्त थीं। यह इस दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को उजागर करता है कि कभी-कभी अपेक्षाकृत छोटी राशियां भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। भुगतान कथित तौर पर जाट को इस तरह से भेजे जाते थे कि तत्काल पता न चल सके, फिर भी गहरी जांच पर उनका पता लगाया जा सके। सूत्रों से संकेत मिलता है कि पैसा हर महीने की चौथी तारीख को ट्रांसफर किया जाता था। ये नियमित भुगतान मोटाराम जाट के स्वयं के और उनकी पत्नी के बैंक खातों में जमा किए जाते थे। परिवार के किसी सदस्य के खाते की संलिप्तता, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, अक्सर जांच को जटिल बनाने या अवैध कमाई को वैध बनाने का काम करती है। 2 वर्षों में इन लेन देन की नियमितता उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ एक निरंतर वित्तीय संबंध का सुझाव देती है। NIA अब इन वित्तीय रास्तों की सावधानी पूर्वक जांच कर रही है ताकि लेन देन की एक व्यापक तस्वीर बनाई जा सके और किसी भी अन्य जुड़े हुए खातों या व्यक्तियों की पहचान की जा सके जिन्होंने इस अवैध धन प्रवाह को सुगम बनाया हो। इस मामले का एक विशेष रूप से भयावह पहलू ASI मोटाराम जाट का पोस्टिंग इतिहास और एक दुखद घटना से उसकी निकटता है। यह बात सामने आई है कि जाट का तबादला जम्मू कश्मीर के एक संवेदनशील क्षेत्र पहलगाम में उनकी पोस्टिंग से ठीक 5 दिन पहले हुआ था, जिसके बाद वहां एक विनाशकारी हमला हुआ। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले में 26 नागरिकों की दुखद मौत हो गई थी। हालांकि जाट की जानकारी और इस विशिष्ट हमले के बीच सीधा कारण संबंध अभी भी गहन जांच के अधीन है, उनके तबादले का समय निर्विवाद रूप से संदिग्ध है और गंभीर चिंताएं पैदा करता है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उनके द्वारा साझा की गई कोई भी खुफिया जानकारी पहलगाम अत्याचार की योजना या निष्पादन में योगदान दे सकती थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जाट की गतिविधियों की अपनी व्यापक जांच में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वर्तमान में गहन जांच के दायरे में एक प्रमुख सबूत जाट का मोबाइल फोन है। डिवाइस की फोरेंसिक जांच से उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ उनके संचार, साझा की गई जानकारी की प्रकृति और संभावित रूप से उनके नेटवर्क में अन्य व्यक्तियों के संपर्कों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण मिलने की उम्मीद है। डिजिटल सबूतों के अलावा NIA व्यवस्थित रूप से उनके करीबी सहयोगियों, सहकर्मियों और किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछताछ कर रही है जिसे उनके संदिग्ध व्यवहार या अस्पष्ट वित्तीय लेन देन की जानकारी हो सकती है। यह कठिन प्रक्रिया उनकी जासूसी की पूरी सीमा को उजागर करने और किसी भी प्रणालीगत खामियों की पहचान करने के लिए आवश्यक है। जांच एजेंसियां इस दृढ़ विश्वास पर काम कर रही हैं कि ASI जाट पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का एक सुनियोजित निशाना थे। यह संदेह है कि ISI ने उन्हें एक संभावित एसेट के रूप में पहचाना और फिर उन्हें अपने जासूसी नेटवर्क में फंसाने के लिए व्यवस्थित रूप से वित्तीय प्रलोभनों का इस्तेमाल किया। यह दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक अच्छी तरह से प्रलेखित रणनीति है। तथ्य यह है कि वह इन प्रलोभनों के आगे झुक गए सुरक्षा कर्मियों के सामने आने वाले निरंतर खतरे को रेखांकित करता है, जो परिष्कृत हनी ट्रैप्स या वित्तीय प्रलोभनों का निशाना बन सकते हैं। जांच का उद्देश्य इस मामले में ISI द्वारा इस्तेमाल किए गए सटीक तरीकों को समझना है, ताकि भविष्य में भारतीय बलों को ऐसी युक्तियों के खिलाफ बेहतर ढंग से मजबूत किया जा सके। जाट की विश्वासघाती गतिविधियों की प्रारंभिक खोज कथित तौर पर CRPF द्वारा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के समन्वय में किए गए डिलिजेंट सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से की गई थी। इसी सर्वेलेंस ने सबसे पहले उनके संदिग्ध ऑनलाइन इंटरैक्शन को रेड फ्लैग किया था। CRPF की आंतरिक सतर्कता प्रणाली व्यापक खुफिया नेटवर्क के साथ मिलकर
भीतर से इस विश्वासघात को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संवेदनशील पदों पर कर्मियों के डिजिटल फुटप्रिंट की निगरानी के बढ़ते महत्व को उजागर करता है, खासकर जब शत्रु एजेंसियां भर्ती और संचार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का तेजी से उपयोग कर रही हैं। संदेह उत्पन्न होने के बाद सीआरपीएफ द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम जाट के कार्यों को प्रकाश में लाने और उनकी गिरफ्तारी और बाद की कानूनी कार्यवाही के लिए प्रक्रिया शुरू करने में महत्वपूर्ण थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद एएसआई मोटाराम जाट को कानून की उचित प्रक्रिया का सामना करने के लिए तुरंत न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए, जहां विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने सुनवाई की अध्यक्षता की। आरोपों की गंभीर प्रकृति और उनकी जासूसी गतिविधियों की गहन जांच की आवश्यकता को देखते हुए एनआईए ने उनकी हिरासत की मांग की। अदालत ने यूएपीए के तहत आतंकवाद और साजिश के कृत्यों सहित आरोपों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए एनआईए के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जाट को परिणाम स्वरूप 15 दिनों की अवधि के लिए एनआईए हिरासत में भेज दिया गया, जिससे जांचकर्ताओं को उनसे आगे पूछताछ करने और अधिक सबूत इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल गया। कानूनी लड़ाई अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। एएसआई मोटाराम जाट को उनकी प्रारंभिक 15 दिवसीय एनआईए हिरासत अवधि पूरी होने पर 6 जून 2025 को फिर से अदालत में पेश किया जाना है। इस तारीख पर एनआईए अपनी जांच पर एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है और यदि आगे की पूछताछ या सबूत इकट्ठा करने के लिए आवश्यक समझा गया तो संभावित रूप से उनकी हिरासत के विस्तार की मांग कर सकती है। अदालती कार्यवाही पर कड़ी नजर रखी जाएगी, क्योंकि वे उनके कथित विश्वासघात के लिए न्याय का मार्ग निर्धारित करेंगी। उनके कबूलनामे, डिजिटल फुटप्रिंट्स और वित्तीय रास्तों सहित एकत्र किए गए सबूत उनके द्वारा सामना किए जा रहे गंभीर आरोपों के लिए दोष सिद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण होंगे। जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता यह है कि एएसआई मोटाराम जाट अकेले काम नहीं कर रहे थे। इसकी प्रबल संभावना है। एक व्यापक संदेह है कि वह भारत के भीतर, संभवतः सुरक्षा बलों के भीतर भी काम कर रहे जासूसों के एक संभावित व्यापक नेटवर्क में सिर्फ एक कड़ी हो सकते हैं। जांचकर्ता यह पता लगाने के लिए लगन से सुरागों का पीछा कर रहे हैं कि क्या इस जासूसी चक्र में साथी, मुखबिर या सूत्रधार के रूप में अन्य व्यक्ति शामिल थे। जाट से पूछताछ और उनके संपर्कों का विश्लेषण किसी भी ऐसी बड़ी साजिश को उजागर करने पर केंद्रित है। एक अधिक व्यापक नेटवर्क की संभावना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गहरा खतरा पैदा करती है, जिससे यह जांच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एएसआई मोटाराम जाट का मामला भारत को शत्रु खुफिया एजेंसियों से सामना करने वाले निरंतर और बहुआयामी खतरों की एक कठोर और असहज याद दिलाता है। एक सम्मानित अर्धसैनिक बल के रैंकों के भीतर से उनका विश्वासघात संवेदनशील संस्थानों में घुसपैठ करने और रणनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए विरोधियों द्वारा निरंतर प्रयासों को उजागर करता है। चल रही जांच केवल एक व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाने के बारे में नहीं है। ये दुश्मन की रणनीति को समझने, हमारे अपने सिस्टम के भीतर कमजोरियों की पहचान करने और किसी भी मौजूदा जासूसी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण से सीखे गए सबक को मजबूत काउंटर इंटेलिजेंस उपायों और राष्ट्र के रहस्यों और भविष्य के विश्वासघातों के खिलाफ इसकी सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए बढ़ी हुई सतर्कता की ओर ले जाना चाहिए।